अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज की शुरुआत और प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि इस वक्त PSL 7 का फाइनल चल रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला, बहुत कड़ा टाकरा लाहौर और मुल्तान के दरमियान। अब देखते हैं मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन यकीनन जब भी PSL 7 का सिलसिला जैसे इस दफा शुरू हुआ है और जब भी PSL शुरू होता है, खास तौर पर जब फाइनल का रोज होता है, तो ऐसा लगता है कि तमाम जो कौम है वो एक जानिब जो है वो गामजन हो जाती है और तमाम दीगर जो सरगर्मियां होती हैं वो रुक सी जाती हैं, थम सी जाती हैं। खैर, इसके अलावा दूसरी जो बात क्रिकेट के एतबार से भी और नेशनल एतबार से भी सेलिब्रेशन की मुतहम्मिल है, वो ये है कि 24 साल बाद पाकिस्तान का फुल टूर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, और पाकिस्तान इस सिलसिले में वो पहुंच चुके हैं। जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, उनका जो रिसेंट बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो सिक्योरिटी इंतजामात से भरपूर तौर पर मुतमईन है और उनको अच्छी तरह से यहाँ हॉस्पिटबली रखा जा रहा है। लास्ट ईयर के अपसेट्स के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर है नाजरीन। पिछले साल आपको याद होगा तमाम कौम, तमाम मुल्क एक तरह से मायूस हो गया था, खास तौर पर क्रिकेट शायकीन, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और फिर बिल्कुल 11th आवर पे उन्होंने खेलने से रिग्रेट कर लिया था ओइंग टू सिक्योरिटी सिचुएशन। और सिमिलरली फिर हमने इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी देखा। लेकिन अब इस साल में एक नई रमक है, एक नई चमक है, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने 24 साल बाद पाकिस्तान की वापसी की है। तकरीबन 1.5 माह का उनका ये पूरा टूर रहेगा और उसके बाद मुतवक्के है कि न्यूजीलैंड टीम, इंग्लैंड टीम, जो तमाम पिछले साल माजरत करके गए थे, वो भी, उनकी भी वापसी आज के इसी साल मुतवक्के है। तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के एतबार से सवाल है, उसके एतबार से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक नई एंथुजियाज्म अब आ गया है। PSL 7 पर भी बात करेंगे और अभी जो मुकाबला चल रहा है उसके ऊपर भी बात रहेगी, और ओवरऑल भी देखेंगे कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी इमेज, क्रिकेट हैज फॉर्मली रिटर्न टू पाकिस्तान, इन तमाम तर बातों के लिए ये कितनी मुस्बत इशारे हैं। तमाम मामले पर बात करने के लिए मुझे आप इस सेगमेंट में और इस पूरी बात में ज्वाइन कर रही हैं आलिया रशीद साहिबा। मायानाज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप, और वन ऑफ द काइंड, वन ऑफ अ फर्स्ट इन क्रिकेट कमेंट्री। बहुत शुक्रिया आपका आलिया साहिबा, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ऑनलाइन आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरे फ्लेवर को, इस जोश और वलवले को? खास तौर पर PSL 7 का फाइनल तो चल ही रहा है, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट अब हम सेफली कह सकते हैं कि पाकिस्तान आ नहीं रहा, आ चुका है। जी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ा दिन है आपका, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है वो यहाँ पहुंची है, और जितने शकूक और शुबात थे, और जैसे आपने बताया अपने इंट्रो में भी कि पिछले साल जो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने किया, उसके बाद वाकई सिचुएशन बड़ी टफ थी। लेकिन यहाँ पे सारा क्रेडिट मैं दूंगी रमीज राजा को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। वो इस चीज पे झुके नहीं कि जी हम अब आप दुबई खेल लें या इधर खेल लें उधर खेल लें। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान में ही खेलना है। एक्चुअली ये क्रिकेट जो है ना, ये एक सॉफ्ट इमेज देता है आपके मुल्क का दुनिया में, जैसे कल्चर होता है, स्पोर्ट्स भी उसका एक हिस्सा है। तो उस हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ मौजूदा बोर्ड का नहीं है। इसमें अगर आप 2015 से शुरू करें तो उस वक्त से जब जिम्बाब्वे को बुलाया था नजब सेठी साहब के दौर में, वहां से लेके और पिछला जो बोर्ड गया है वसीम खान, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अपने ताल्लुकात सब जगह इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर ये मौजूदा बोर्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो नई उम्मीद है, नए सिरे से इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान 2009 में टीमें आना बंद हो गई थी श्रीलंका की टीम के अटैक के बाद, उसके बाद से अब ये बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेट की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आगे ये पूरा साल पैक है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, इंग्लैंड ने भी आना है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इस लिहाज से भी देखिए कि ये सिर्फ इसका एक ताल्लुक, मैं ऐसे समझती हूँ कि इसका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से भी होता है। आपके ताल्लुकात दुनिया भर में पता चलता है लोगों को, कौमों को, कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, और इसका क्रेडिट भी हमारी अफवाज को जाता है, हमारी सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको जाता है, कि जिस तरह से हिफाजत की गई है। आपने पैट कमिंस का बताया, जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, आज उनका स्टेटमेंट, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात यही की कि इतना हम कंफर्टेबल रहे और इतना जबरदस्त तरीके से हमें सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि उनके जहनों में बहुत ज्यादा शुबात थे और वो बहुत परेशान थे कि पाकिस्तान का पता नहीं, उनको लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया में हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है वो ब्रेक किया है पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा आलिया साहिबा, एक बात आपके इनसाइडर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि हम ये ट्रांजिशन देखते हैं, एक तो आपने 2009 को आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसके अलावा पिछले साल जो अपसेट्स थे, दो हमें पै दर पै अपसेट्स मिले थे बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के एतबार से, पहले न्यूजीलैंड फिर इंग्लैंड। आपके इनसाइडर्स क्या बताते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि पिछले साल में और अभी में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। और जब न्यूजीलैंड टीम ने पिछले साल भी रिग्रेट किया था, तब हम सारे यही कहते थे और बैनुल अक़वामी सतह पर यह आवाज उठी थी कि हालात पाकिस्तान में सिक्योरिटी के एतबार से बिल्कुल भरपूर ठीक हैं। देखिए वो ना, जो हमने पिछले साल जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो एक चीज जो सामने आई थी वो ये थी कि जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वालों ने जो उनका जो रिटर्न वो गया था मैसेज जो अपनी टीम को गया था, उसमें ये बात लिखी हुई थी, जो कि उन्होंने एक्चुअली अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी रिवायती तौर पे जो जुमला लिखते हैं उसमें लिखी थी, जिसमें लिखा था कि न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर अटैक होने के खदशे की वजह से, इस टाइप का जुमला था, जिसकी बाद में शेख रशीद साहब ने जो है इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने वजाहत भी की थी और अब वो उसको करेक्ट किया गया है। तो वो ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को, सबको समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, मगर जो भी आपके शुभात थे वो अब उसको उस पर भी मुकम्मल तौर पर काम कर लिया गया है। तो एक्चुअली इसमें रियलिटी कुछ नहीं थी उस वक्त, पिछले साल की बात कर रही हूँ। असल में बात ये थी कि वो कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन की वजह से इनको समझ नहीं आ रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम को, और वो बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा होकर वापस चले गए थे। लेकिन उसको काउंटर किया है, इसलिए मैं रमीज राजा को बहुत क्रेडिट दे रही हूँ कि जिस तरह, क्योंकि वो एक दिन 2 दिन पहले ही आए थे, वो रहे थे चेयरमैन, तो जिस तरह उन्होंने और पूरे पीसीबी ने जिस तरह हैंडल की इस सिचुएशन को, बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। करेक्ट, बहुत शुक्रिया आपका आलिया रशीद साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नाजरीन, हम दायरे एक क्रिकेटिंग का रिवाइवल बैनुल अक़वामी सतह पर भी और हमारे अपने मुल्की सतह पर भी, जिस तरह से PSL 7 का फाइनल जोशो वलवले से चल रहा है। और नाजरीन, ना सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी बल्कि सियासी खिलाड़ी भी भरपूर तरह से मैदान में आ चुके हैं और अगले सेगमेंट में हम इसी के ऊपर भरपूर तरह से बात भी करेंगे, क्योंकि कल हमने इसको एट लेंथ कवर किया। कराची में जो पड़ाव अल्टीमेटली होना है सिंध के हवाले से, हुकूक मार्च, जिसको हुकूक सिंध मार्च का नाम दिया गया है, PTI की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि ऑन एजेंडा रखे गए हैं। बेसिकली प्राइमरीली ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है और कल इसका आगाज हुआ है। अभी एज वी स्पीक ये जो पूरा एक सिलसिला है ये जैकबाबाद में मौजूद है, जहां से खिताब वगैरह भी हो रहे हैं और वफाकी वुज़रा इसको लीड कर रहे हैं। साथ हलीम आदिल शेख, अपोजिशन लीडर जो है सिंध असेंबली के, वो भी इसको लीड करने में शामिल हैं और आगे हैं। लेकिन नाजरीन, तमाम तर मामला इसलिए मजीद एक इंटेंसिफाई होता है और सियासी तौर पर इसका दर्जा हरारत इस वजह से भी बढ़ता है, जैसे कल भी हमने आपके साथ ये तमाम चीजें टेबल की थी कि आज से जो पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च है उसका आगाज भी हो चुका है। उसका आगाज फॉर्मली कराची से हुआ है और 7 रोज में बताया जा रहा है कि जो उनकी अल्टीमेट मंजिल है यानी कि इस्लामाबाद, ये पूरा मार्च पहुंचेगा। दोनों इतराफ से हम इस तरह के सियासी डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं। एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को। तमाम तर मामला जो इंटरकनेक्टेड है वो तहरीक अदम एतमाद के मामले से भी है, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बार बार ये बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं कि भरपूर तौर पर अपोजिशन कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे तहरीक अदम एतमाद में अपने नंबर्स को पूरा किया जाए। तो अब उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम मामले पे अब इस सेगमेंट के तहत हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, तमाम का तारुफ करा दूं, फिर बाकायदा आते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, मेंबर कौमी असेंबली हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती पर्सपेक्टिव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रमेश, आपकी वक्त, आपकी मौजूदगी के लिए। सैयद हसन मुर्तज़ा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर सूबाई असेंबली हैं पंजाब के और पार्लिमानी लीडर भी हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, आप भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे ऑन बोर्ड और बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। और नाजरीन, ख्वाजा इजहारुल हसन, मेंबर सूबाई असेंबली MQM से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने भी बजरिया स्काइप हमारे लिए वक्त निकाला है और साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असेंबली में, साबिक वजीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, थैंक्स अगेन। लेकिन बात का आगाज अगर मैं आप ही से कर पाऊं, ख्वाजा इजहारुल हसन, आई होप कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप बताइएगा कि MQM ने भी भरपूर साथ दिया है PTI का, वफाक में भी आप इत्तेहादी हैं और सिंध में भी आप एक तरह से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हैं PTI के साथ।
ये बताइएगा अभी तक कितने चीजें हैं ऑन एजेंडा और आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पूरे मार्च से, जो कि आप पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रहे हैं ये दरअसल आपकी जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि वो लोग पहले मार्च करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मसला ये है कि हमें ये देखना है कि ये मार्च जो है, मार्च की पॉलिटिक्स है क्या। मैं यकीनन दोनों मार्चों को कुछ मार्क्स में देने तैयार हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के वजीर आज ट्वीट करते हैं कि पीटीआई पूरा मुल्क लूटकर सिंध बचाने निकली है, और उसके ऊपर एक ट्वीट मैंने भी डाल दिया कि पूरा मुल्क लूट के सिंध बचाने निकली है। मैंने कहा आप पूरा सिंध लूटकर दोबारा मुल्क लूटने की ख्वाहिश में हैं। तो मसला ये है कि ये जमातें जो आपस में कर रही हैं, एजेंडा क्या है, एजेंडा आवाम का किसके पास है। हम पीटीआई के बिल्कुल इत्तेहादी हैं, साथ खड़े हैं। कम से कम हमें ये तो मालूम है कि 10 अरब रुपए नैब ने सिंध के करप्ट अफसरान से कवर करके कौमी खजाने में जमा कराए। कम से कम हमें ये तो पता है कि कराची का बजट 50 अरब से आज सालाना 300 अरब रुपए हो गया है, और हमारा 47 अरब रुपए से तरक्याती बजट कम हो गया 27 अरब रुपए हो गया है। कम से कम मुझे ये तो पता है कि से नो टू करप्शन जिस सरकारी कागज पे लिखा हुआ है उसमें कमीशन 40% है, और मुझे ये भी पता है कि मरने वालों की पेंशन आज भी सिंध में जारी है। मुझे ये भी मालूम है कि नवाब शाह समेत जमीनों पे कब्जे पूरे कराची का कश्मीर आज भी हो रहे हैं। एसएचओ चाहे शहीद हो जाए या मुखालफिन शहीद हो जाए, इसकी परवाह नहीं है। मुझे ये भी इल्म है कि बच्चियां आज भी असमत दरी का शिकार हो रही हैं, चाहे उनकी उम्र 5 साल हो या 8 साल हो। आज भी खुदकुशियां हो रही हैं, आज भी कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, और बच्चियां हमारी अरबाब जैसी, उम्मे अरबाब जैसी वो इंसाफ के लिए मीडिया में धक्के खा रही हैं। तो अपना घर कांच का है, अपना घर गंद से भरा है, आप इस्लामाबाद जा क्यों रहे हैं? इसलिए कि ताकि उस गरीब का दिफा हो जिसका नाम गोले गट्टे वाला है, जिसके पास से 6 करोड़ रुपए निकले। उस गरीब हारी का दिफा हो जिसके अकाउंट से 1.5 अरब रुपए निकले, जो कि आपका चपरासी था। अगर आपने ये वाले मुल्क को डिफेंड करने जाना है, अपनी जायदादों को, स्विस बैंक अकाउंटों को, नैब के करप्शन केसेस को, तो फिर तो मैं समझता हूं कि ये जाती जागीर बचाने आप निकले। और अगर आप महंगाई रोकना चाहते हैं तो अगर मुर्गी 450 रुपए किलो है और कराची में 600 या 550 रुपए बिक रही है, तो ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई का झक मार रही है। ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ बैठकर मराद क्यों ले रहे हैं? अपने मुल्क के अंदर अगर आप नहीं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब वो ये तो नहीं कह रहे कि वो इन चीजों पर निकले हैं। उनका तो ये कहना है, और आपने सुना होगा बिलावल साहब कह रहे हैं कि जब तक इस्लामाबाद पहुंचे उससे पहले ही वजीर आजम का इस्तीफा आ जाए। तो वो तो दरअसल हुकूमत को गिराने निकले। सीधी बात है, हुकूमत को क्या गिराना कि वो एटलीस्ट चाहते हैं कि वजीर आजम का इस्तीफा, और फिर अब बात ये है उनकी जो वो कह रहे हैं कि फिर सोचा जाएगा कि नए इंतखाबात कराने या फिर इसी असेंबली में काम चलाना है। इमरान खान साहब की कामयाबी कितनी है इसका बैरोमीटर तो शायद मैं भी बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। मुझे भी बहुत बड़ी तनकीद है फेडरल गवर्नमेंट की इस टीम के ऊपर, और इमरान खान का विजन जो ट्रांसलेट टीम हुआ, मैं उसका भी बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं इनसे, भाई आपके पास जो करप्शन से दामन दागदार है, जो आज इस मुल्क की महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, IMF, वर्ल्ड बैंक इसका आज मोहताज हुआ है, इसका हिसाब पहले दे दें, फिर आप इमरान खान साहब को हटा के खुद आ जाएं। लेकिन आपको लाने वाले तो ये भी आ जाए, अच्छा सरकारी वसाइल इस्तेमाल होकर, बेदरेग वसाइल इस्तेमाल होकर, पूरा आज ये इन्होंने जो लोगों को पैसे भर भर के आज जो अपने जलसों में ले गए, और मेरी दुआ है कि शायद कराची के डाकू भी इनके साथ चले गए हों, ताकि अमन मार्च के साथ कुछ दिन जब तक ये इस्लामाबाद में रहे, यहाँ पर भी अमन रहे, और वो डाकू भी साथ चले गए हों, वो चोर भी साथ चले गए हों, ताकि एक तो मजमा बढ़ जाएगा। तो इनकी नीयत में पाकिस्तान की बकाउ सलामती नहीं है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो शायद चाहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के विजन को आगे बढ़ाएं। सही। लेकिन इस करप्शन की पीपल्स पार्टी आज तय बर तय, आज जो एक बाल पीपल्स पार्टी का करप्शन में, ये पीपल्स पार्टी तो किसी के भी समझ नहीं। डॉक्टर रमेश, अभी आपने सुना इजहारुल हसन साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये कहा
कि वो बिल्कुल कतन पीपल्स पार्टी का ये विजन नहीं है जिस वजह से भुट्टो खानदान ने ये इस पूरी पार्टी की बुनियाद रखी थी। उन्होंने बहुत सारी बातें की पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंगली की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमती पॉलिसीज के वो भी नाकिद हैं। तो क्या एमक्यूएम जो कि आपके इत्तेहादी हैं, अगर वो आपके नाकिद हैं, आपको लगता है इस चीज से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि इसी चीज को कैपिटलाइज करना चाहती है ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए। जैसे ख्वाजा इज़हारुल हसन ने बात की और मैं उससे मुत्फिक हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो किया है और पीपल्स पार्टी क्या जो वो पीटीआई को बेहतर करेगी। बात यह है कि अवाम के अंदर सारे नंगे हैं, सारे जो है सबके जो है वो हाथ जो है वो आप देखें, कुछ के माजी में हुए, कुछ के अभी हुए हैं। कम से कम प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। मैं तो देखो जब नून लीग में था और पीटीआई का ये धरना और लॉन्ग मार्चें हुई, मैं उस टाइम पे उन चीजों के खिलाफ था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दिया जाए और ऐसे जो है वो जमहूरी अमल जो भी आप करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करें, जो भी करें, मगर आप कम से कम ये इलेक्शन से पहले ये लोगों को इस तरीके से मजबूर करते हैं और कोई पैसों के थ्रू, कोई सोर्स के थ्रू, कोई प्रेशर, हर किस्म की प्रैक्टिस होती है। कहीं पे डेवलपमेंट बजट, ये सारी जो चीजें, चाहे जिसके पास जो वसाइल होता है वो वसाइल यूज होता है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। हसन मुर्तजा साहब, आपका इसमें क्या ख्याल है? अभी रमेश साहब कह रहे हैं कि ना हुकूमत को मार्च करना चाहिए, ना आपको मार्च करना चाहिए, तमाम तर दीगर मामला छोड़कर आप लोग मार्च कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? और मैं आपसे इससे पहले भी अर्ज कर रही थी, गालिबन ये कि मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंची थी उस वक्त, आपसे ये अर्ज था मेरा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? जो आप 7 रोज में इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस पूरे मार्च से? मेरी गुजारिश ये है जी कि हम लॉन्ग मार्च या अवामी मार्च जो कर रहे हैं, हमें दूसरों का मार्च से गर्ज नहीं है। मार्च करें, उनको हक है, वो मार्च कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मार्च को बार बार ये कहा जा रहा है जी कि ये पहले अपना घर ठीक कर लें। भाई पाकिस्तान हमारा घर है, किसको ठीक करने निकले हैं? पाकिस्तान को ठीक करने निकले हैं ना। आज काश्तकार परेशान है, उसको फर्टिलाइजर नहीं मिल रही। हम सिंध में बैठे रहे और कहें कि फर्टिलाइजर नहीं मिलती तो ना मिले। आज हम अपने मजदूर को छोड़ दे, क्यों जरूरत नहीं मिल रही, हम खामोश हो के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। आज हम बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं 48% पे पहुंच गई है। हम उसके लिए बैठे रहे जी कि हमें मार्च नहीं करना चाहिए। इस सिस्टम को बगैर नुकसान पहुंचाए हमारी ये जद्दोजहद है। हम आज काश्तकार के लिए निकले हैं, हम मजदूर के लिए निकले हैं, हम तालिब इल्म के लिए निकले हैं, हम बुकला के लिए निकले हैं। हम मार्च कर रहे हैं, एक पुरअमन हमारा प्रोटेस्ट है। उस पर समझ नहीं आती कि हुकूमती हलकों में बौखलाहट है, जो बेचैनी है कि ये मार्च क्यों हो रहा है, वो उसके मुकाबले में एक मार्च निकाल के चल पड़े और कहा जाए कि जी, और वो सिर्फ इसलिए है कि वो डिस्कशन में रहे। जैसे आज डिस्कशन हो रही है कि जी उनका मार्च और इनका मार्च, और भाई हमारे और उनके मार्च में तो जमीन आसमान का फर्क है। आप तो एनएफसी भी पूरा नहीं देते सूबों को। आप तो हमारे पंजाब के कम से कम 300 रुपया पड़ा हुआ है एनएफसी का, हमें आज तक नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है उसका? कहां से होगी डेवलपमेंट? और जहां तक ताल्लुक है कि दिहाड़ियों पर बंदे लेके जाया जा रहा है, दिहाड़ियों पर बंदे हम नहीं लेके जा रहे। मैं ऑपोजिशन के एमपी हूँ, मेरे हल्के का क्या कसूर है कि उसको 3 साल 3.5 साल से एक पैसा नहीं मिला? और अगर कोई चीज मिली है तो जो मेरे से 20-20 हजार की लीड से हारे हुए हैं उनको आप दे रहे हैं जी कि ये नौकरियों का कोटा है, ये आपको डेवलपमेंट फंड की आप स्कीमें प्रायोरिटाइज कर दें। ये खरीदो फरोख्त होती है। ये खरीदो फरोख्त नहीं होती कि कोई आदमी एहतजाज के लिए निकले और वो इतने लोग जो है वो दिहाड़ीदार लेके चल पड़े। ठीक है, लेकिन हसन साहब एक बात बताइए, आप अभी जो आप बात कर रहे हैं, आपने भी यही कहा ना कि आपको भी मार्च का हक है, उनको भी मार्च का हक है। मैं भी यही कह रही थी कि आप दोनों मार्च कर रहे हैं, आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप 7 रोज में क्या चीज अचीव करना चाहते हैं? आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वजीर आजम स्टेप डाउन कर जाएं? क्योंकि बिलावल साहब से हमने ये बात सुनी है, उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम स्टेप डाउन कर जाएं जब तक इस्लामाबाद पहुंचे उससे पहले। अगर इस मुल्क को बचाने के लिए वजीर आजम को स्टेप डाउन करना पड़ जाए तो इतनी कौन सी क़यामत है? यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो आया वो स्टेप डाउन नहीं हुए। यहाँ पर नवाज शरीफ के खिलाफ आया, वो घर नहीं गए। और अगर खान साहब पे भी लोग एतमाद नहीं कर रहे तो खान साहब भी अगर रिजाइन दे दे
तो इसमें कौन सा इतना और आपको अनहोनी हो आपकी जानी ये है? तवक्को है कि ऐसा हो जाएगा, जब तक आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे आप इतना प्रेशर माउंट कर पाएंगे हुकूमत पे, करेक्ट? इंसान की कोशिश होती है, ठीक है। इंसान की कोशिश होती है, ये नहीं होता कि वो सही है, मैं जरा यही बात नतीजा पूछती हूँ, मान यही मैं ले आपसे और पूछ घर रही में थी। खामोश होकर बैठ जाए, ये मुमकिन नहीं है। मेरा आपसे पूछने का शुरू में सवाल भी यही था और मैं पूछ ही आपसे यही रही थी। मुझे नहीं पता ये कहां से बात डिविएट हुई और आप बिल्कुल गलत समझे मेरी बात को। आई होप कि हमारे बीच अब एक क्लैरिटी है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप बताइएगा, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है और टू माय सरप्राइज काफी मुनफरिद व्यूज आए हैं। जैसे अभी रमेश साहब ने ये कहा कि हुकूमत को भी मार्च वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। अब आपका इस पे क्या ख्याल है? ये तो मेरा तो जाती ये ख्याल है, शायद हसन साहब को उस पर इनिशियली गलत समझ आया। मेरा तो ये ख्याल है कि हेल्दी एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज यही तो होती हैं जमहूरियत में, चाहे हुकूमत करे, ऑपोजिशन करे, एक दूसरे को मार्च करके टफ टाइम देना, प्रेशर माउंट करना, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, मगर रमेश भाई की एक बात बिल्कुल ठीक है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके चाहे कोई भी जमात हो वो रैलियां निकाले सिर्फ अपने मकासद के लिए, तो उस पे हमें तनकीदी निगाह देखनी चाहिए। अब दूसरी अहम तरीन जो बात की है इन्होंने, मेरे जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं, इनकी पूरी गुफ्तगू में आप सिर्फ पीटीआई हटा के पीपल्स पार्टी लगा दें, मेरी तर्जुमानी हो जाएगी। यानी जो कुछ इन्होंने कहा है, यकीन करें इनकी बातें सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि यही हाल बिल्कुल यही तकरीर सिंध में असेंबली में अपोजिशन के एमपीएस करते हैं कि हमारे हलकों में एक ढेला फंड नहीं लगता, कचरे और सेवरेज से हमारे हलके डूबे में, नौकरियों का हमारे यहाँ जाली डोमिसाइल पर और नौकरियां बेची जा रही हैं, हम अदालतों में स्टे ले रहे हैं, और करप्शन मैंने आपको क्या बताया, जिस कागज पे लिखा है से नो टू करप्शन, उसका 40% कमीशन है। तो अब ये बात कह रहे हैं कि जी मुल्क हमारा घर है, नहीं नहीं, आपकी धरती माँ तो पहले सिंध है, और भाई पहले माँ को पाक कर रहे हैं, उसके बाद आप आइएगा मुल्क के ऊपर। इधर धरती माँ के नारे लगा लगा के धरती माँ का तो अब वो असर हो गया कि अल्लाह माफ करे कि कोई इस तरह का सलूक अपनी माँ के साथ तो नहीं करते जो सिंध में हो रहा है। और फिर आपके अपने वोटर्स का क्या हुआ, आपके लड़काना का क्या हुआ, सेवन का क्या? भाई कोई एक यूनियन काउंसिल मिसाल बना देना इमरान खान के लिए, कोई एक एमपीए की सीट इमरान खान साहब के लिए मिसाल बना दें कि आओ भाई इमरान खान साहब देखो, एनआईसीबीडी की मिसाल देते हैं, 80 लाख रुपए की एंजियोग्राफी है हमारे टैक्सों के पैसों पे की, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में 7-8 लाख रुपए की होती है, तो गवर्नमेंट में 14 ऑपरेशन में 14 के 14 डोनर मर गए, 14 के 14 ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट मर गए। करोड़ों रुपए दुनिया से लेकर हमारे यहाँ अस्पतालों में यह हाल है कि किसी एमपीएमएनए का वजीर का बेटा सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों में नहीं है। बिलावल साहब समेत पूरी लीडरशिप जिना अस्पताल या एनआईसीबीडी में इलाज नहीं कराती है। सबके इलाज जो है ना, वो एक मशहूर हॉस्पिटल है जो कि करीबी दोस्त है जरदारी साहब के, वहां होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी की तबीयत खराब हो, लेकिन हो तो देखिएगा आप कैसे चार्टर्ड तैयारे विफाक और सूबे दोनों से लंदन की तरफ जाएंगे। तो मकसद कहने का ये कि पीपल्स पार्टी के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं है। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं कराएगी। अच्छा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये फिर जो तहरीक अदम एतमाद है, आपको लगता है ये कामयाब नहीं होगी क्या? इसका ये भी एक ट्रांसलेशन है आपकी बात का? सेनेट के चेयरमैन से लेकर अभी स्टेट बैंक के बिल तक यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं आए थे ना, तो भी सेनेट जीत गए थे, एक ही वोट से जीते थे ना। आ जाते गिलानी साहब कौन सा तुर्की में रह रहे थे, आधे घंटे की तो ड्राइव। अच्छा, इजहारुल हसन साहब एक बात जरा बताइएगा हमारी क्लैरिटी के लिए कि आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं गिराएगी, लेकिन ऑपोजिशन आपको लगता है उनमें इतना है, आई मीन उनकी स्ट्रेटजी में इतना दम है कि वो लोग गिरा सकते हैं? नहीं जी, जब पीपल्स पार्टी नहीं गिराएगी तो फिर पीडीएम और मौलाना फजल रहमान साहब कैसे गिराएंगे? मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। ओ अच्छा, उसकी अपोजिशन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है भाई सिंध को टच नहीं करना है आपने, बाकी आप पंजाब गिराएं, केपीके गिराएं, बलूचिस्तान गिराएं, विफाक गिराएं। और अगर ये मफादाती सौदे होते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस नेक नियति के साथ पीपल्स पार्टी जा रही है, तो ये जल्दी ये जो सांझे की हंडिया है ये 7 दिन के अंदर ही फूट जाएगी किसी इस्लामाबाद के डी चौक पर। तो अल्टीमेटली ये होने क्या जा रहा है? हसन मुर्तजा साहब, इसका जवाब पहले आप बताएं, फिर मैं रमेश साहब की बात सुनती हूँ, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट ये बात की है कि
विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। और पीडीएम ने उस वक्त भी आपके ऊपर यही एतराज किया था कि आप सिंध हुकूमत को लेकर काफी पॉजिटिव थे। आपने कहा कि सिंध हुकूमत के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी जब आपको कहा जा रहा था कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दें। देखिए जी, गुजारिश ये है कि हमने इस्तीफों वाली बात से हमने 85 के अंदर गैर जमाती इलेक्शन का बायकॉट किया और उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज तक वो खानदान जो उस गैर जमाती सियासी इलेक्शन के नतीजे में आए, आज तक वो पाकिस्तान की सियासत उनसे आज़ाद नहीं हो सकी। बरादरीज़म के नाम पर पैसे की सियासत, ये सारे 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन थे, ये उनकी खराबी है और खराफात हैं जो आज तक हम भुगत रहे हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर दोनों साइडों पर खेलती होती ना, तो फिर हमारे शहीदों के कब्रिस्तान ना होते, फिर हम भी हर हुकूमत का हिस्सा होते, हर हुकूमत में बैठे होते, हर हुकूमत से अपना शेयर ले रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासत कभी भी नहीं रही कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही हो। हमने पहले दिन कहा कि हमने इस्तीफे नहीं देने। 2 साल के बाद सारी ऑपोजिशन हमारे उस बयानिए पे आई, वो ऑपोजिशन ही आई ना। क्या वो इतने बच्चे तो नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि ये बयानिया जो है ये पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बचाने के लिए कह रही है, या PMLN की बड़ी सियासी जमात है, या JUIF जो मौलाना फजलुर रहमान है, क्या वो इतने ही सियासी नादान है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की चाल समझ नहीं आ रही? बात दरअसल ये नहीं है। गुजारिश मेरे करने का मकसद ये है कि इनका लॉन्ग मार्च हो या इनके टॉक शोज हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के साथ साथ हम भी डिस्कशन का हिस्सा रहे। तो भाई हम कहते हैं कि आप बड़ी खुशी से करें। जितने लोग उस मार्च में शामिल हैं वो सारी दुनिया देख रही है, और जिसको खुद डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रमेश ने अभी खुद कहा है कि मैं उसके हक में भी नहीं हूं, जिसमें पार्टी के अंदर जो तफरीक है उससे पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान है? इंटरेस्टिंग, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल। ये तो देखे ना, अगर ये कोई मुस्बत सोच होती उनके मार्च की, हम जरूर मानते। हम तो जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम तो जद्दोजहद के जरिए आए हैं, कभी भी। अच्छा, लेकिन हसन साहब एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, ये जो अलग व्यू पॉइंट्स है, ये बात भी दुरुस्त है कि तब तक आपके ऑपोजिशन के काम नहीं आएंगे। अभी आपने रमेश साहब की बात की, वो बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। और रमेश साहब की हमेशा एक इनफरादी राय होती है, जो कि वो उनकी अपनी सोच होती है। इस तरह से अभी इवन ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी कहा है कि वो हुकूमती पॉलिसी से खुश नहीं। लेकिन क्या ये तमाम लोग तहरीक अदम एतमाद में आपका साथ देंगे तो बात है, अगर नहीं दिया तो फिर तो ये सिर्फ जो गिले शिकवे हैं ये सिर्फ कहने की हद तक है। हसन साहब जी हसन साहब, मेरा आपसे यही अर्थ था कि ये जो गिले शिकवे हैं फिर तो ये कहने की हद तक है ना। जैसे आपने रमेश साहब का हवाला दिया, वो आपने दुरुस्त बड़ी लेजिटिमेट बात की है कि उनका एक हमेशा अपना व्यू होता है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी कहा कि वो पॉलिसी से खुश नहीं, लेकिन क्या वो तहरीक अदम एतमाद पे साथ देंगे आपका? अगर दिया तो फिर कोई बात है ना, अगर ना दिया तो फिर तो ये सिर्फ कहने के गिले शिकवे। देखिए जी, तहरीक अदम एतमाद पर तमाम अपोजिशन जो है वो मुत्तफिक है, और मैं पूरे वसूख से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी होगी। अच्छा, जो हालात जिस तरफ इस मुल्क के जा रहे हैं वो शायद अब इनके हाथ में नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हमेशा जो हुकूमतें हैं वो अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हुए और कभी ये नहीं हुआ। इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं, इनकी समझ से भी बालातर है इनके साथ होने क्या जा रहा है। आई सी, क्योंकि अभी आपने सुना इजहारुल हसन साहब भी यही कह रहे थे, वो भी लिख के देने को तैयार थे कि कामयाब नहीं होगी। आप दोनों ने बड़ा पक्का होकर अपने दावे के ऊपर आप दोनों कायम हैं। रमेश साहब की भी जरा बात सुनते हैं। रमेश साहब, ये अभी आपने सुना, तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन क्या कोई अगर मुनफरिद व्यू है, जैसे आपका ख्याल है या इजहारुल हसन का ख्याल है, वो जिन भी मामलात में वो क्रिटिसिज्म रखते हैं गवर्नमेंट के लिए, तहरीक अदम एतमाद में फिर नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? क्या कोई डिसिडेंट्स उनका साथ देंगे ऑपोजिशन का? देखिए, पहली चीज तो ये कि डेमोक्रेसी ये है कि पार्टी के अंदर या बाहर अगर कोई पार्टी के हवाले से कोई या ऐसी जैसी अभी लॉन्ग मार्च की बात आई, तो आदमी को अपनी बात, अपना मौकफ जरूर इख्तियार करना चाहिए, मगर फिर भी पार्टी का हुक्म होता है। जैसे अभी 4 तारीख को, ये 3 तारीख को पहुंच रहे हैं मेरे पास सरकार कर,
लाजमी है मैं वो उस रैली को वेलकम करूंगा, चाहे मैं चाहूं या नहीं चाहूं। मगर पार्टी का एक डिसिप्लिन है, पार्टी के डिसिप्लिन के तहत उनको वेलकम करूंगा वहां पे मेरे पास सर पार कर। मगर मैंने अपनी राय दी कि ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क के अंदर इश्यूज बहुत है। डेमोक्रेसी का सिस्टम ये है कि आप जब एक मर्तबा मैंडेट आ जाता है, उस मैंडेट को असेंबली के अंदर जो है वो आप उधर देखें, हुकूमत जो ये जो अवामी राब्ता मुहिम होती है वो आखिरी 6 महीनों में होती है, पहले नहीं होती है। अब आ जाए अदम एतमाद के ऊपर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, और स्पेशली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होना वो बहुत मुश्किल मराइल है। जब मियां मोहतरमा के खिलाफ थी उस वक्त सारे लोग, आज जैसे राइट लेफ्ट की पार्टियां इकट्ठी हुई है, उस वक्त राइट लेफ्ट की पार्टियां भी नहीं थी। उस वक्त आप समझे कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन इकट्ठी थी, फिर भी जो है वो हुकूमत को हटा नहीं सके थे। तो मैं नहीं समझता कि अदम एतमाद की चीजें जो है वो इस तरीके से कामयाब होंगी, और उसके अंदर जो डिमांड्स होती है वो डिमांड भी उनकी पूरी करना। बहुत सारी ये कोशिश करेंगे एमक्यूएम को लाना। अब एमक्यूएम के जो माजी के जो कोशिशें रही है पीपुल्स पार्टी के साथ जो एक राब्ता या जो इनकी ज्वाइंट वेंचर एक रहा है, पुराना एक्सपीरियंस इनकी दिल को इजाजत नहीं देता है। क्यों को नून लीग का सेम स्टेटस वहां पे है कि उनका जो पुराना राब्ता रहा है उनको इजाजत वो चीजें नहीं देती है। तीसरी चीज ये कि जो मेंबर अगर शिफ्ट होते हैं तो वो कहेंगे हमें आप उधर टिकट दो, वो मुमकिन नहीं है। तो ये बातें जरूर है, प्रेशर टैक्टिस जरूर है, और मेरे ख्याल में इनका हक अच्छा है। डॉक्टर रमेश, आप भी माशाल्लाह बहुत बाखबर हैं। आप जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ भी आपके अच्छे रवाबित हैं, तो आपका क्या इस पे इंसाइडर है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जो ऑपोजिशन दावे कर रहे हैं, जैसे अभी हसन साहब ने भी बहुत बुलंदोबांग दावा किया है, क्या वो सच होने जा रहे हैं? देखिए, ताकतवर हल्कों का कोई इंटरफेयर नहीं है, उनकी कोई ये फोन कॉल वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं है। ये ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, हमें तो कोई नहीं कॉल है। बाकी रही बात राब्तों की, अपोजिशन राब्ता जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टी से भी करती है, मेंबरों से भी करती है, मगर मैं नहीं समझता कि अदम एतमाद लाना, क्योंकि अदम एतमाद अगर आती है और अगर अदम एतमाद इनकी नाकाम होती है तो मैं समझता हूं कि फिर अपोजिशन का बाप खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको इसके ऊपर आपको लग रहा है कि अदम एतमाद सिरे से आएगी ही नहीं। मैं जरा ख्वाजा इजहारुल हसन की भी बात सुनूं, क्योंकि ये जो हर हुकूमत में हम नहीं बैठे होते हिस्सा लेने के लिए, ये एक जुमला था इजहारुल हसन साहब, आपने सुना होगा, हसन साहब ने कहा था और वो यकीनन आपके ऊपर डायरेक्टेड था। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। अगर हम हुकूमत में नहीं जाएंगे तो कराची का तो कोई भी सर्व नहीं किया। आप देख लें, कोई भी गवर्नमेंट आती है, लाहौर को पंजाब को सर्व करती है, कराची को किसने सर्व किया? हम पीएमएलएन के साथ भी गए, पीटीआई के साथ भी हम इसीलिए आए, और अल्लाह का शुक्र है पीटीआई के साथ भी अरबों रुपए का काम हम कराची में करवा ही रहे। पीपल्स पार्टी तो एक कतरा पानी देने तैयार नहीं। आज भी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सड़कें बांधने लोग मुजाहरे कर रहे हैं, सड़कों में लेके बैठे में, बर्तन खाली के पानी नहीं है उनके पास। तो कराची जब हम हुकूमत में जाते हैं तभी कराची का काम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिलीवर भी किया। दूसरी बात, जो पीटीआई का रैली आ रही है ना वहां से, वो रैली पीटीआई की भी है, जीडीए की भी है, और वो यहाँ पहुंच रही है 6 मार्च को, तो एमकेएम जाहिर है उसका इस्तकबाल करेगी बहैसियत इत्तेहादी। लेकिन आपने पीडीएम के बारे में बड़ी अच्छी बात की कि बीच में अभी पीडीएम के अंदर आपने देखा था कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी वो डिवोर्स हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। अब पीपल्स पार्टी अलग निकाल रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अलहदा है, पीएमएलएन अलहदा है। ये आपस में पहले सड़कों पे एक हो जाएं, उसके बाद ये अदम एतमाद लेकर आए ना। खाली ये पीपल्स पार्टी अपने ऊपर के एलिगेशन और सुप्रीम कोर्ट और ये जितने दबाव अपनाए सिंध में, इससे बचने के लिए रैली निकाल रही है। ये अदम एतमाद करें ना, आवाम के सामने जुड़ के खड़े हो। ठीक है, राइट। नाजरीन, मैं इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। यकीनन बहुत सारी बातें मजीद हो सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था। तमाम हजरात का शुक्रिया, लेकिन अगले टॉपिक की तरफ हमारा रुख करना जरूरी है, क्योंकि आज नाजरीन 27 फरवरी का दिन है और 2019 के बाद से इसकी एक खास अहमियत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय जो इंटरवेंशन थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और जिस तरह से उनको मार गिराया था। अभिनंदन उनके विंग कमांडर को हम लोगों ने कैप्चर किया था, बल्कि उनको बचाया था, वरना उनको तो लोगों ने
जदोकोप करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से पाकिस्तानी जो तमाम फोर्सेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी, उनका ये भी क्रेडिट है कि उन्होंने तो इनकी जान बचाई थी। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का यकीनन नाजरीन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है, जिस तरह से उन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, और ये यकीनन बहुत दहाइयों तक भी पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। एक और एतबार से नाजरीन ये रोज अहम इसलिए है क्योंकि 27 फरवरी का जो दिन है, गुजरात के जो मुसलमानों के खिलाफ मैसेकर थे उनको भी 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि उनसे कोई बेहतरी हमें भारत में होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि सिचुएशन रोज बरोज मोदी जी के भारत में खराब से खराब तर होती जा रही है, बिलखुसूस जब अक़लियतियों की बात आती है। तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे डॉक्टर रमेश, जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जी डॉक्टर रमेश, आप बताइएगा, आप यकीनन ये तमाम तर मामलात काफी करीबी निगाह से देखते हैं, क्या समझते हैं आप? अब ये जो 27 फरवरी 20 साल पहले जो गुजरात में मामलात हुए थे और मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, अब आज 20 साल बाद हम कहां खड़े हैं आपके ख्याल में? देखिए मोना, पहले तो 27 फरवरी का जो दिन है, और मुझे वो आसिफ गफूर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है कि सरप्राइज का इंतजार करें, और सरप्राइज जो दिया था वो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए जो है वो एक मैसेज था कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसको पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज है उसका एक एक सिपाही, और जिस किस्म का उसका जज्बा था और जिस किस्म की उसकी मतलब एक्शन था, मैं समझता हूं कि वो उससे बड़ा सरप्राइज दुनिया के अंदर मैंने नहीं देखा। तो आज तो उन सरप्राइज देने वालों को सबसे पहले जो है वो सलाम। और दूसरा ये कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने फिर एक मैसेज दिया कि हम दोबारा आपके साथ, आपको ग्रेसफुली आपके पायलट को आपके हवाले करते हैं, और उसको भी उन्होंने नेगेटिवली कहा कि हमारे प्रेशर के ऊपर दिया गया। मगर पाकिस्तान में खैर सगाली के तौर पर एक मोहब्बत के भाई दोनों पड़ोसी मुल्क जो है वो दोनों मिल के चले, और उस वक्त मुझे भेजा गया था, मैं वहां पे गया भी था, मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला था, सुषमा स्वराज से भी मिला था, और मैंने उस टाइम पे बात की थी दोनों से मुलाकात में, क्या है मिल के खित्ते के लिए, अमन के लिए काम करें, खित्ते की बेहतरी के लिए काम करें, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए काम करें। मगर उस चीजें जो है वो उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी। उम्मीद करते हैं कि अब चीजें समझ में आ जाए। देखिए इंडिया के अंदर जो है ना, ये पाकिस्तान डैशिंग बहुत चलती है, मगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया फ्रेंडशिप चलती है। पाकिस्तान की जब भी इलेक्शन होती है तो बात ये की जाती है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ तल्लुकात बेहतर करके एशियन टाइगर बनेंगे, मगर इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होती है तो होता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा के, स्पेशली ये बीजेपी का जो स्लोगन रहा है, मुझे इन चीजों से बहुत नफरत है। जो जिस किस्म का ये माहौल, हकीकत में भारत एक सेक्युलर मुल्क था, अभी नहीं, सेक्युलर मुल्क था जब भारत के अंदर ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी का कोई डिफरेंस ही नहीं होता था। आज रोजाना के बुनियाद के ऊपर जब ये खबरें सुनते हैं, देखते हैं, तो एतबार करो दुनिया के अंदर, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहता है, और वो खुद कहते हैं कि यार जिस भारत में हम रहते थे वो नेहरू का भारत, वो महात्मा गांधी का भारत, वहां पे तो कम से कम ये हिंदू मुस्लिम का कल्चर ही नहीं था। और ये क्यों हुआ है? ये गुजरात से लेके अब जो वो दिल्ली और इस तरीके से पंजाब और यूरोप तक आए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वक्त अभी भी आ गया है कि भारत को अपना जो किबला है उनके हुक्मरानों को दुरुस्त करना चाहिए। मुझसे कभी कभार वो जरूर बात करते हैं कि भाई आप माइनॉरिटी के साथ वहां पे होता है। मैंने कहा माइनॉरिटी के साथ अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आपने देखा कि तहरीर में कैसे एक्शन हुआ। स्टेट तो साथ खड़ी है, बिल्कुल हर जगह पे रियासती सतह पर मसाइल होती है, बिल्कुल कंसोल किया जाता है, रियासती सतह पर हर तरह से इंसाफ को यकीनी बनाया जाता है। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अक़लियतों के हवाले से कोई भी इस तरह की चीज़ हो, कोई भी ऐसा वाक़या उनके खिलाफ हो, लेकिन भारत में तो नाज़रीन ऐसा मालूम होता है कि सत एक पार्टी बन चुकी है इन तमाम अग्रेसर्स के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रमेश कुमार, आपने इस हवाले से भी हमें बताया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।